डियर फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के टाइम में हर साल नर्सिंग फील्ड में हज़ारों जॉब वैकेंसीज़ आने के बावजूद भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो लोग अलग से नर्सिंग रिक्रूटमेंट की कोचिंग नहीं कर पाते, उनका एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि आखिर एग्ज़ाम में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, और कैंडिडेट्स बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते। ऐसे में वो गलत आंसर को सेलेक्ट कर बैठते हैं और उनके मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे गाइडेंस की जिससे आप जान सकें कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में हेल्प करें। कुछ ऐसे ही टिप्स के साथ मैं आशीष सिंह लाया हूं आपके लिए ये वीडियो, और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में और जानेंगे उन टिप्स के बारे में जिनसे आप इस टॉपिक पर आए हर क्वेश्चन के पैटर्न को समझकर करेक्ट आंसर दे सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस और एल्कलोसिस को समझने के लिए पहले हमें एसिड और बेस को समझना होगा। एक्चुअली ऐसे केमिकल्स जिनमें हाइड्रोजन आयन होता है उन्हें एसिड कहते हैं, और जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन होता है उन्हें बेस कहते हैं। और अगर हम एसिड और बेस को pH वैल्यू के बेसिस पर देखें तो उसके लिए हमें pH स्केल का यूज़ करना होता है। pH स्केल में 1 से 14 तक की वैल्यूज़ होती हैं और इसका मिड पॉइंट होता है 7, जो कि न्यूट्रल केमिकल्स को डिनोट करता है। मीन्स जिन केमिकल्स का pH वैल्यू 7 से कम होता है वो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस, बल्कि वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एक न्यूट्रल केमिकल है क्योंकि इसकी pH वैल्यू 7 है। अगर किसी केमिकल की pH वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिड होता है, और अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होता है। तो ये तो थी बात एसिड और बेस की। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, एसिडोसिस और एल्कलोसिस को समझने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की नॉर्मल रेंज याद रखनी होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड की pH वैल्यू, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.35 से 7.45 तक। दूसरी वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे PaCO2 भी कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू है 35 से 45 mmHg। इसके अलावा इसमें तीसरी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि PaO2। तो PaO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 100 mmHg तक। इसके अलावा इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 नेगेटिव आयन की नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो HCO3 नेगेटिव आयन यानी कि बाइकार्बोनेट आयन की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 28 MEQ पर लीटर। आइए अब हम समझेंगे एसिडोसिस और एल्कलोसिस को। तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, सेकंड वन इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड फोर्थ वन इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या किसी भी तरह के एसिडोसिस का मतलब होता है pH लेस देन 7.35। तो pH जो है वो 7.35 से कम होगा, लेकिन इसके जो रीज़न्स हैं वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से रिलेटेड हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस समझने से पहले एक छोटा सा टर्म और है, उसको भी समझ लेते हैं। वो टर्म है रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के साथ साथ बहुत कम अमाउंट में पर्सन
वाटर को भी एक्सहेल करता है। तो इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एसिडिक गैस होती है। तो अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिटेन होती है जो कि एक एसिडिक गैस है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, यानी कि ऐसे में ब्लड का पीएच 7.35 से कम होता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ दिखाया है कि इंक्रीज CO2 लेवल इज़ इक्वल टू डिक्रीज्ड पीएच। तो अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, CO2 वर्क्स रेसिप्रोकली टू पीएच। अगर CO2 हाई है तो pH लो होगा, और अगर CO2 लो है तो pH हाई होगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है इसके कुछ रीजंस होते हैं, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से CO2 पेशेंट के लंग्स में रिटेन्ड है और वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली इनहेल नहीं कर पा रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लाइक अस्थमा, एटेलेक्टासिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, या फिर COPD है, पल्मोनरी एफ्यूज़न है, पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो रहा है और पेशेंट सही से सांस नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में सिम्टम्स क्या दिखेंगे पेशेंट में, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ऐसे में डिज़नेस हो सकती है पेशेंट को, ड्राउजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और अगर वर्स कंडीशन है तो कोमा भी हो सकता है। पेशेंट को सीजर्स पड़ सकते हैं और उसका हार्ट पर भी असर दिखेगा। डिसरिदमियाज हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट का BP भी लो हो जाएगा, मींस पेशेंट के जो वाइटल्स हैं वो सारे गड़बड़ हो जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की। इसमें ब्लड की pH 7.45 से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि CO2 की वैल्यू 35 mmHg से कम हो जाती है। एक्चुअली मैं आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक पॉइंट बताना भूल गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो PaCO2 है वो 45 mmHg से जब ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की। तो इसमें रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका लेवल 35 mmHg से कम हो जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वैल्यू कम क्यों हो रही है, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। एक्चुअली कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें CO2 बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकल जाए, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो जाता है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस में CO2 लो होगा और ब्लड की जो pH वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि CO2 एक एसिडिक गैस है, इसलिए इसका अमाउंट कम होने पर ब्लड में pH वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो सकता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका लेवल किन किन वजहों से कम हो सकता है। तो ये कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसमें पेशेंट जल्दी सांस लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, या रनिंग करने की वजह से, फीवर की वजह से भी हो सकता है, या फिर पेन की वजह से ओवर स्टिमुलेशन होने पर भी। इसके अलावा इन सभी कंडीशन में पेशेंट जल्दी सांस लेने की वजह से, या फिर पेन की वजह से ओवर स्टिमुलेशन होने पर, इन सभी कंडीशन में जल्दी सांस लेने की वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की कंडीशन में पेशेंट को लाइट हेडनेस होगी, लेथार्जी हो सकती है, पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है, टैकीकार्डिया, इवन मसल्स में टिटनी या जो नमनेस है वो भी फील हो सकती है। इन एडिशन टू दैट पेशेंट को डिसरिदमिया भी हो सकता है। तो जब भी पेशेंट को एल्कलॉसिस होता है तो उसको साथ में हाइपर कैल्सीमिया भी होता है, और रेस्पिरेटरी जो एल्कलॉसिस है ये पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया का मेजर रीज़न है। हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल 8 mg/dl से कम हो जाना।
तो जब भी पेशेंट को एल्कलॉसिस होता है तो उसके साथ में हाइपोकैलेसीमिया भी होता है, और रेस्पिरेटरी जो एल्कलॉसिस है ये पेशेंट में हाइपोकैलेसीमिया का मेजर रीज़न है। तो ये होता क्यों है? इसका रीज़न है कि जो एल्कलॉसिस है ये एक मैकेनिज़्म इनिशिएट करता है बॉडी में, जो कैल्शियम आयन को जो कि फ्रीली ब्लड में सर्कुलेट करते हैं उनको एल्ब्यूमिन से बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिलता है और इसलिए टिटनी भी होता है पेशेंट में। इस कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले असेस करना होता है। पेशेंट को बोलना है कि वो धीरे धीरे ब्रीथ करे या फिर वॉल्यूंट्री होल्डिंग ऑफ ब्रीदिंग अगर वो कर सकता है तो। इसके अलावा पेशेंट को रीब्रीदिंग मास्क दे सकते हैं, और एक सिंपल सा तरीका है कि पेशेंट को एक पेपर बैग देकर उसे उसमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने को बोलें, ताकि जितना CO2 वो बाहर निकाल रहा है उसे फर्दर इनहेल कर सके। इसके अलावा AGB एनालिसिस करना चाहिए, और इसके अलावा पेशेंट की पोटेशियम और कैल्शियम वैल्यूज़ भी नोट करनी होती है। इसमें कैल्शियम लेवल जो है वो 8 mg/dl से कम देखने को मिलता है, और अगर ऐसी कंडीशन है तो पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो। ये तो थे रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आगे हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। तो पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। हेयर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडोसिस, तो ऑब्वियसली pH वैल्यू जो है वो 7.35 से कम होगी। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो यहाँ पर जो इंडिकेटर होगा वो होगा HCO3 नेगेटिव आयन, जिसको हम बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलॉसिस में इंडिकेटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस में इंडिकेटर होता है बाइकार्बोनेट आयन। तो अगर बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कम होती है तो साथ ही साथ pH वैल्यू भी जो है वो भी कम होने लगती है, और अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू हाई होती है तब pH वैल्यू भी हाई हो जाती है। दैट मीन्स इट वर्क्स पैरेलल टू pH। तो बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन हाई, pH इज हाई, एंड बाइकार्बोनेट आयन लो, pH इज लो। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 नेगेटिव आयन का अमाउंट कम होगा। HCO3 नेगेटिव आयन की जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में वो होती है 22 से 28 MEq/लीटर। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा? जब बाइकार्बोनेट आयन की ब्लड में वैल्यू 22 MEq/लीटर से कम होगी। अब बात करते हैं कि इसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के रीज़न्स आपको मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड मिलेंगे। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन या फिर डायरिया, ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनकी वजह से एक पर्सन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें पेशेंट को ड्राउजीनेस होगा, डिजीनेस हो सकती है, डिसरिदमिया हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है, पेशेंट को नॉजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट में हमेशा एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली होती है, वो ये कि जब भी कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में पेशेंट के लंग्स जितना हो सके उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट कर सकें। तो बॉडी कोशिश करती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एक्सहेल कर दे ताकि एसिड का लेवल थोड़ा कम हो जाए या कंट्रोल में आ जाए। तो इन रेस्पिरेशंस को, जो कि डीप होती हैं, रेगुलर होती हैं लेकिन फास्ट होती हैं, ऐसी रेस्पिरेशंस को हम कस्मॉल्स रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ कस्मॉल्स रेस्पिरेशन इंडिकेट्स मेटाबॉलिक
एसिडोसिस। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। तो जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है उसमें ब्लड का पीएच 7.45 से ज़्यादा होगा और इसमें जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर है दैट इज़ बाइकार्बोनेट आयन, उसका ब्लड लेवल 28 MEQ/लीटर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट आयन हाई होगा तो पीएच भी हाई होगी। ओके, अब बात करते हैं कि इसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो अगर डायूरेटिक्स देते हैं पेशेंट को तो हाइड्रोजन आयन और जो क्लोराइड आयन है वो बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। और इसके अलावा जो सेकंड रीज़न है वो है वॉमिटिंग, क्योंकि स्टमक में HCl होता है जो कि एक एसिड है। अगर पेशेंट को बार बार वॉमिट हो रही है तो HCl विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और जो थर्ड रीज़न है वो है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें जो एल्डोस्टेरॉन है या फिर और स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। इसमें जो एल्डोस्टेरॉन है या और जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। तो इससे क्या होता है, बॉडी में सोडियम का रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एल्कलोसिस इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा एक रीज़न है मैसिव ट्रांसफ्यूज़न ऑफ होल ब्लड। तो ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट मिक्स किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए, जिसको बोला जाता है सिट्रेट। तो ये सिट्रेट जब भी बॉडी में एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो जो फ्री कैल्शियम पेशेंट के ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है ये उसके साथ में बाइंड हो जाता है और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये नेचर में एल्कलाइन होता है, जिससे ब्लड का पीएच हाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम एसिडोसिस और एल्कलोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस को डायग्नोस करने के लिए ABG एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ABG एनालिसिस करना है तो ABG एनालिसिस करने के लिए जो सैंपल लेना है उस सैंपल को कलेक्ट करने से पहले हमें एलेंस टेस्ट करना होता है, क्योंकि ये एक आर्टीरियल सैंपल होता है और इस टेस्ट के थ्रू हम ब्लड के सर्कुलेशन को असेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन एसिडोसिस या एल्कलोसिस से रिलेटेड हो तो पीएच वैल्यू पर ज़रूर ध्यान दें। इसमें हमें देखना होता है कि पीएच वैल्यू जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में है या फिर एबनॉर्मल है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमें ये देखना होता है कि CO2 की वैल्यू क्या है। हमें CO2 की वैल्यू की तरफ ध्यान देना है कि वो वैल्यू नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। इसके अलावा हमें क्या देखना होता है, बाइकार्बोनेट आयन की भी वैल्यू हमें देखनी होती है कि वो नॉर्मल रेंज में है या फिर नहीं। एंड इन द लास्ट यू मस्ट हैव टू चेक फॉर द कंपनसेशन। अब ये कंपनसेशन हम कैसे चेक करते हैं इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम में एसिडोसिस और एल्कलोसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अ पेशेंट्स ABG रिपोर्ट इज शोइंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स। pH इज इक्वल टू 7.23, देन PaCO2, देन PCO2 is equal to 50 mm of Hg, HCO3 negative is equal to 24 MEQ/liter. The patient is suffering from, तो यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और पूछा गया है कि पेशेंट किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है, सबसे पहले हमें pH वैल्यू की तरफ ध्यान देना है। pH वैल्यू इसमें दी है 7.23 जो कि नॉर्मल रेंज से कम है,
यानी कि पेशेंट एसिडोसिस की कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्योंकि पीएच वैल्यू जो है वो लो है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंडीशन है वो एसिडोसिस की होगी। अब बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या वैल्यू है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वैल्यू दी हुई है 50 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मल रेंज से हाई है। नॉर्मल रेंज कितना है PaCO2 का, वो है 35 mm Hg से लेकर 45 mm Hg तक। यहाँ पर जो वैल्यू दी है CO2 की वो कितनी दी है 50 mm ऑफ Hg। और अगर हम बाइकार्बोनेट आयन के बारे में बात करें तो वो दिया हुआ है 24 MEQ पर लीटर। और जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है बाइकार्बोनेट की, वो होती है 22 से लेकर 28 MEQ पर लीटर, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो नॉर्मल रेंज में है। हाई रेंज में क्या है जो कि एबनॉर्मल है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसका इंडिकेटर है, वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का। अब क्योंकि यहाँ पर पीएच वैल्यू 7.23 है, जो कि ब्लड की नॉर्मल पीएच वैल्यू से कम है, यानी कि ये कंडीशन किसकी हो गई, एसिडोसिस की। और दूसरी कंडीशन क्या यहाँ पर अप्लाई हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वैल्यू 50 mm ऑफ Hg है, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आइए फ्रेंड्स अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इस एग्जांपल में दिया गया है अ पेशेंट्स ABG रिपोर्ट इज शोइंग फॉलोइंग रिजल्ट, pH इज इक्वल टू 7.20, PaCO2 इज इक्वल टू 80 mm Hg एंड bicarbonate ion is equal to 24 MEQ पर लीटर। द रिपोर्ट इज़ इंडिकेटिंग, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और पूछा गया है कि इस पेशेंट की जो ABG रिपोर्ट है वो क्या इंडिकेट कर रही है। ऑप्शन ए दिया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड, ऑप्शन बी दिया है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, और ऑप्शन डी दिया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो है वो है 7.20, इसका मतलब ये कंडीशन है एसिडोसिस की। अब बात करते हैं हम कि क्या ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, हमें इंडिकेटर्स देखने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में बाइकार्बोनेट आयन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर है और बाइकार्बोनेट आयन मेटाबॉलिक का इंडिकेटर है। दोनों की वैल्यूज़ देख लेते हैं। जो भी वैल्यू एबनॉर्मल होगी तो कंडीशन वही वाली अप्लाई होगी। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तो यहाँ पर दिया है 80 mm Hg, जो कि नॉर्मल रेंज से बहुत हाई है। और अगर हम बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो वो दिया है 24 MEQ पर लीटर, जो कि नॉर्मल रेंज में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की है। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि क्या ये कंडीशन कंपनसेटेड है या फिर नहीं है, मतलब ये कंडीशन कंपनसेटेड है या फिर अनकम्पनसेटेड है। तो उसके लिए हमें अगेन पीएच वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो पीएच वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हम देखेंगे कि पीएच वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 7.20। 7.20 का मतलब ये है कि जो पीएच है वो अभी करेक्ट नहीं हुई है, यानी कि ये कंडीशन कैसी है, अनकम्पनसेटेड। अगर ये पीएच वैल्यू नॉर्मल रेंज में आ गई होती तो उस कंडीशन में हम कह सकते थे कि ये कंडीशन कंपनसेटेड है, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। लेकिन यहाँ पर पीएच वैल्यू नॉर्मल रेंज में नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन
अनकम्पनसेटेड है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि एसिडोसिस और अल्कलोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में किस तरीके से आते हैं। हमने कुछ टिप्स के बारे में जाना, हमने एसिडोसिस और अल्कलोसिस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीखी जिससे हमें पता चला कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडोसिस और अल्कलोसिस में किन किन पॉइंट को रिमेंबर करना, किन किन पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और टॉपिक पर इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियोस हैं वो फ़ौरन ही आपके पास तक पहुंच जाएं। थैंक यू।